हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 9 के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 9 की एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 1, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 3 कल्लू कुम्हार की ऊना कोठी। बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन भाग 1 हम पहले कर चुके हैं, जिसमें आधा लेसन हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे। आज हम लोग इसका आगे का लेसन एक्सप्लेनेशन भाग 2 में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये देखिए, ये पेज है पेज 23, जहाँ पर हमने यहाँ तक कर लिया था। अब आगे से करते हैं यहाँ तक, जब लेखक राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जो हिंसाग्रस्त मार्ग था टीलिया मुरा से आगे चलने के लिए तैयार थे ना, और उन्होंने सीआरपीएफ के काफिले के साथ आगे उन्हें जाना था। उन्होंने सीआरपीएफ के जो आईजी थे, मुख्य सचिव थे, उनसे निवेदन किया कि उन्हें उस घेराबंदी वाले काफिले में आगे आगे चलने दें, तो वो मान गए कुछ शर्तों के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काफिला दिन में 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ। मैं अपनी शूटिंग के काम में ही इतना व्यस्त था कि उस समय तक डर के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी, जब तक मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे सीआरपीएफ कर्मी ने साथ की निचली पहाड़ियों पर इरादतन रखे 2 पत्थरों की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट नहीं किया। बता रहे हैं कि दिन के 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ काफिला, और लेखक जो कि शूटिंग करने गए थे, वो तो अपने सीरियल के लिए, तो वो इतने व्यस्त हो गए अपने काम में कि उन्हें ध्यान ही ना, डर की कोई बात ही नहीं थी, उन्हें डर ध्यान में भी नहीं आया। लेकिन जब सीआरपीएफ कर्मी ने, एक कर्मचारी ने उन्हें बताया कि वो देखिए पहाड़ियों पर, निचली पहाड़ी पर 2 बड़े पत्थर रखे हुए हैं, है ना, तो उन्होंने कहा देखो यहीं पर 2 दिन पहले हमारा एक जवान यहीं विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया था। तो उसने उन्हें बताया, तो क्या हुआ लेखक कह रहे हैं मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, यानी उन्हें एकदम से डर लगा। मनु तक की अपनी शेष यात्रा में मैं यह ख्याल अपने दिल से निकाल नहीं पाया कि हमें घेरे हुए सुंदर और अन्यथा शांति पूर्ण प्रतीत होने वाले जंगलों में किसी जगह बंदूकें लिए विद्रोही भी छुपे हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि उसके बाद जब उसने ये बताया मुझे, उसके बाद से मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया, और अपनी पूरी यात्रा में मैं वो डर निकाल नहीं पाया कि इतना सुंदर, जो शांतिपूर्ण हमें प्रतीत हो रहा है, और इतना सुंदर ब्यूटीफुल जंगल है, इसी जंगल के बीच में कहीं विद्रोही छुपे हो सकते हैं अपनी बंदूकें लेकर, है ना। नेक्स्ट पैरा में देखिए, त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी के किनारे स्थित मनु एक छोटा कस्बा ही है। तो फिर वो आगे जब चले तो उन्होंने कहा कि मनु नदी के किनारे कस्बा है जिसका नाम है मनु। जिस वक्त हम मनु नदी के पार जाने वाले पुल पर पहुंचे, सूर्य मनु के जल में अपना सोना उड़ेल रहा था, यानी कि सूर्यास्त के लगभग का समय हो रहा था, जब सूर्य का प्रकाश उस मनु नदी के ऊपर पड़ रहा था, तो पानी एकदम सूर्य के प्रकाश में दमक रहा था, सुनहरी कलर का हो रहा था। वहाँ मैंने एक और काफिला देखा। एक साथ बंधे हजारों बांसों का एक काफिला किसी विशाल ड्रैगन जैसा दिख रहा था और नदी पर बहा चला जा रहा था, है ना। तो उन्होंने कहा कि एक और काफिला भी मैंने उस पर देखा, जिसमें हजारों बांस बंधे हुए थे। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उसे सुलगा रही थी, और हमारे काफिले को सुरक्षा दे रही सीआरपीएफ की एक समूची कंपनी के उलट इसकी सुरक्षा का काम सिर्फ 4 व्यक्ति संभाले हुए थे। तो उन्होंने कहा, जो हमने एक और काफिला देखा ना, जिसमें हजारों बांस बंधे हुए थे, वो नदी पर ऐसे बह रहा था जैसे कि विशाल ड्रैगन बह रहा हो, और जो डूबते सूरज की जो सुनहरी रोशनी थी वो बिल्कुल उसके ऊपर पड़ रही थी, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था आग सी निकल रही है। तो उन्होंने कहा कि इस जो दूसरे काफिले को सिर्फ 4 व्यक्ति संभाले हुए थे, जबकि जो उन्होंने कहा हमारा जो काफिला था उसे तो सीआरपीएफ की पूरी कंपनी ही सुरक्षा दे रही थी। अब हम उत्तरी त्रिपुरा जिले में आ गए थे,
यहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीकें तैयार करना। बच्चों अगरबत्ती देखिए ना, उसमें सीकें लगी होती हैं, तो वो सीकें यहाँ तैयार होती हैं। अगरबत्तियाँ बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। सीकें यहाँ बन जाती हैं, फिर अगरबत्ती कहाँ बनती है? कर्नाटक और गुजरात में। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है, जो बांग्लादेश की सीमा के काफ़ी करीब है। हम्म। मैंने यहाँ की जिलाधिकारी से मुलाकात की, जो केरल से आए एक नौजवान निकले। वे तेज तर्रार, मिलनसार और उत्साही व्यक्ति थे। वहाँ के जिलाधिकारी यानी कि जो कलेक्टर थे, उनसे लेखक ने मुलाकात की। वो केरल के थे और यंग थे, है ना। तो लेखक ने बताया कि वो तेज तर्रार यानी काफ़ी तेज थे और मिलनसार भी थे और बड़े ही जोशीले उत्साही व्यक्ति थे। चाय के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि TPS यानी कि टरू पोटैटो सीड्स की खेती को त्रिपुरा में, खासकर उत्तरी जिले में किस तरह सफलता मिली है। आलू की बुआई के लिए आमतौर पर पारंपरिक आलू के बीजों की ज़रूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है। उन्होंने बताया कि जब हम आलू बोते हैं ना खेतों में, तो जो हमारा पारंपरिक तरीका है, जो ट्रेडिशनल तरीका है, वहाँ पर हमें प्रति हेक्टेयर खेत में कितने आलू के बीज डालने पड़ते हैं? 2 मीट्रिक टन। ठीक है। इसके बरक्स यानी इसके विपरीत TPS की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए काफ़ी होती है। अब देखिए अब कितना फ़र्क पड़ा। कहाँ तो 2 मीट्रिक टन बीज पड़ते हैं और कहाँ केवल 100 ग्राम बीज। जो TPS यानी टरू पोटैटो सीड्स हैं, वो केवल 100 ग्राम मात्रा में ही काम हो जाता है। त्रिपुरा से TPS का निर्यात अब न सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को, बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी किया जा रहा है। तो त्रिपुरा से ये जो TPS है, ये जो टरू पोटैटो सीड्स हैं, ये निर्यात किए जाते हैं अपने देश में, असम में, मिजोरम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, और साथ ही साथ दूसरे देशों बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी। कलेक्टर ने अपने एक अधिकारी को हमें मुराई गांव ले जाने को कहा, जहां TPS की खेती की जाती थी। उन्होंने कहा कि आप भी देख लीजिए जाकर। फिर जिलाधिकारी ने अचानक मुझसे पूछा, क्या आप ऊनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे? ये नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि यह भारत का सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक है। उन्होंने कहा कि ये जो जगह है ना ऊनाकोटी, ये भारत के सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक है। संसार के इस हिस्से में जहाँ युगों से स्थानीय आदिवासी धर्म ही फलते फूलते रहे हैं, एक शैव तीर्थ। मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ये तो वो हिस्सा है जहाँ हमेशा से आदिवासी ही रहे हैं, फिर एक शैव तीर्थ यहाँ कैसे आ गया, है ना। जिलाधिकारी के लिए मेरी उत्सुकता स्पष्ट थी। उन्हें समझ में आ गया कि मैं बहुत उत्सुक हो रहा हूँ इस बात के लिए कि यहाँ पर ये शैव तीर्थ कैसे बन गया। आदिवासियों की तो अपनी अलग संस्कृति होती है। तो उन्होंने बताया है कि यह जगह जंगल में काफ़ी भीतर है, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी हालांकि यहाँ से इसकी दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर है ना। उन्होंने कहा कि दूरी तो 9 किलोमीटर है, पर ये जंगल में काफ़ी भीतर है। अब तक मेरे ऊपर इस जगह का रंग चढ़ चुका था। टीलियामुरा से मनु तक की यात्रा कर लेने के बाद मैं खुद को ज़्यादा साहसी भी महसूस करने लगा था। मैंने कहा कि मैं निश्चय ही वहाँ जाना चाहूँगा, और यदि संभव हुआ तो इस जगह की शूटिंग करना भी मुझे अच्छा लगेगा। तो अब लेखक ने जब उनसे बात करी तो उसको उत्साह हो गया जाने का कि मुझे ऊनाकोटी भी जाना है और मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। क्योंकि लेखक ने सोचा कि टीलियामुरा से मनु तक कितना कठिन रास्ता था, इतना भय था, डर था, फिर भी हम आ गए, इसका मतलब हम बहुत साहसी हैं। तो अब आगे भी हम जा सकते हैं, और मुझे वहाँ शूटिंग करने का भी मन होने लगा। अगले दिन जिलाधिकारी ने सारे सुरक्षा इंतजाम किए, और यहाँ तक कि ऊनाकोटी में ही हमें लंच कराने का प्रस्ताव भी रखा। वहाँ हम सुबह 9 बजे के आसपास पहुँच गए, लेकिन हमें 1 घंटे इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि खास ऊंचे पहाड़ों से घिरी होने के चलते इस जगह सूरज की रोशनी 10 बजे ही पहुँच पाती है। ठीक है, लेकर पहुँच तो गए ऊनाकोटी 9 बजे, लेकिन वहाँ पर बहुत पहाड़ थे ना, ऊंची पहाड़ों से घिरी हुई जगह थी। वहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँचते पहुँचते 10 बज जाते थे। ऊनाकोटी का मतलब है 1 कोटि, यानी 1 करोड़ से 1 कम।
ठीक है। अब ऊना कोटि का क्या मतलब है, देखो ये भी क्वेश्चन बनता है बच्चों। ऊना कोटि का मतलब है 1 कोटि से 1 कम, यानी 1 करोड़ से 1 कम। दंत कथा के अनुसार ऊना कोटि में शिव की 1 कोटि से 1 कम मूर्तियां हैं, है ना। ऊना कोटि जो जगह है उसको शैव तीर्थ इसीलिए कहा गया क्योंकि वहाँ शिव की मूर्तियां हैं। और कितनी है, 1 करोड़ में 1 कम। विद्वानों का मानना है कि यह जगह 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज़्यादा इलाके में फैली है और पाल शासन के दौरान 9वीं से 12वीं सदी तक के 300 वर्षों में यहाँ चहल पहल रहा करती थी। ठीक है। तो विद्वानों का क्या कहना है कि ये जो इलाका है, ये जो जगह है ऊना कोटि, ये कितने एरिया में फैली हुई है, 10 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा। ठीक है। और जब पाल शासन था, जब 9वीं से 12वीं सदी तक यहाँ पर 300 वर्षों में यहाँ पर खूब चहल पहल रहा करती थी। पहाड़ों को अंदर से काट कर यहाँ विशाल आधार मूर्तियाँ बनी हैं। एक विशाल चट्टान ऋषि भगीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के मिथक को चित्रित करती है। मिथक यानी कि पौराणिक कथा। ये पौराणिक कथा है ना कि ऋषि भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे स्वर्ग से। स्वर्ग से कौन लाया था, ऋषि भगीरथ। तो यहाँ पर एक विशाल चट्टान इस बात को चित्रित कर रही है। गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंस कर पाताल लोक में न चली जाए, लिहाजा शिव को इसके लिए तैयार किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और इसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दें। ठीक है। तो जब ऋषि भगीरथ स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाए तो जब पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई गंगा, लेकिन जब पृथ्वी पर गिरेंगी तो अचानक गिरने से क्या होगा, इतना तेज प्रेशर और धक्का होगा कि कहीं पृथ्वी में ही गड्ढा नहीं हो जाए, है ना, धंस के वो पाताल लोक में ही ना चली जाए। तो इसके लिए फिर क्या किया, शिव भगवान जी को इसके लिए तैयार किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें, क्योंकि शिव जी जो है ना बहुत शक्तिशाली देव हैं। तो वो इसके लिए तैयार हो गए और उन्होंने अपनी जटाओं में जो है गंगा को ले लिया, इसीलिए गंगा उनकी जटाओं में बहती हैं। बच्चों हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा ना, पूजा पाठ होती है, शिवलिंग पे हम जल चढ़ाते हैं ना, वो इसी का प्रतीक है ना। गंगा उनके सिर से होती हुई धीरे धीरे बहती है और फिर पृथ्वी पर चली जाती है। शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हैं। भारत में शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। पूरे भारत में ये शिव की जो मूर्ति है ना, सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। शिव का पूरा चेहरा एक चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हुई हैं। पूरे साल बहने वाला एक जल प्रपात पहाड़ों से उतरता है, जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है ना। जल प्रपात यानी झरना जैसा बहता है। ये पूरा इलाका ही शब्दशः देवियों देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि पूरा इलाका देवी देवताओं की ही मूर्तियां हैं, है ना। शब्द के अनुसार यानी शब्दशः, सचमुच ये यहाँ पर सब देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इन आधार मूर्तियों के निर्माता अभी चिन्हित नहीं किए जा सके हैं, मतलब इनकी भी पहचान नहीं हुई है कि इन आधार मूर्तियों को किसने बनाया था। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माण कल्लू कुम्हार था। निर्माता जो था वो कल्लू कुम्हार था। वह पार्वती का भक्त था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले चलने को तैयार हो गई, लेकिन इसके लिए ये शर्त रखी कि उसे एक रात में शिव की 1 कोटि यानी 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होंगी। कल्लू अपनी धुन के पक्के व्यक्ति की तरह इस काम में जुट गया, लेकिन जब भोर हुई यानी कि जब सुबह हुई तो मूर्तियां 1 कोटि से 1 कम निकली। कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अड़े शिव ने इसी बात को बहाना बनाते हुए कल्लू कुम्हार को अपनी मूर्तियों के साथ ऊना कोटि में ही छोड़ दिया और चलते बने, है ना। उन्होंने कहा कि भाई तुमने 1 करोड़ से तो पूरी नहीं बनाई, 1 कम रह गई, अब तुम हमारे साथ कैलाश नहीं चल सकते, तो तुम यहीं ऊना कोटि में रहो। इस जगह की शूटिंग पूरी करते शाम के 4 बज गए। सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाते ही ऊना कोटि में अचानक भयावना अंधकार छा गया। मिनटों में जाने कहाँ से बादल भी घिर आए।
जब तक हम अपने उपकरण समेटें, बादलों की सेना गर्जन तर्जन के साथ कहर बरपाने लगी। शिव का तांडव शुरू हो गया था, जो कुछ कुछ वैसा ही था जैसा मैंने 3 साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में देखा, और जिसने मुझे एक बार फिर ऊनाकोटी पहुंचा दिया था, है ना। तो लेखक ने जब वहाँ बहुत अंधेरा हो गया और बहुत बादल घिराए, बारिश होने लगी, तो फिर लेखक अपने जब घर में 3 साल बाद बैठे थे और जब इसी तरह से बादलों का गर्जन तर्जन उन्होंने सुना, जो पाठ की शुरुआत में आपने देखा, तो लेखक को किसकी याद आ गई? ऊनाकोटी की याद आ गई और वो उसको याद करने लगे। ठीक है बच्चों, ये था आपका ये पाठ 3। ठीक है, कल्लू कुमार की ऊनाकोटी। बच्चों आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी आसान है, कठिन नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सरल हिंदी एक जगह आराम से मिल जाए। अभी मैं इसके बहुत प्रश्न कराऊंगी, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी, है ना। इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लेंगे। चलिए, हाँ, अगले वीडियो में बच्चों आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।